सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका करूंगा सर क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 11 का इतिहास विषय के बारे में। कक्षा 11 की हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और उस पर हमारा टॉपिक चल रहा था। अपने दो वीडियो हमने लास्ट इसके लेक्चर बना दिए हैं। तो टॉपिक चल रहा था 3 महाद्वीपों पर फैला साम्राज्य, जो आपका चैप्टर 3 है आपकी बुक का। तो हम उसमें दो हमारे लेक्चर हुए थे, उसमें हमने साम्राज्य के आरंभिक काल के बारे में पढ़ा था। तो साम्राज्य के आरंभिक काल में वहां पर रोमन साम्राज्य में जो शासन व्यवस्था थी वो सीनेट नाम की एक संस्था चलाती थी, जिसमें अभिजात वर्गों का समूह रोम के साम्राज्य में शासन करता था। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग सेनेट हुआ करते थे जो रोमन साम्राज्य में शासन करते थे। ये थोड़ा सा हम जो हमारे जो पहले के जो लेक्चर हैं उसको मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ताकि आप उसको भी जो हमारे पहले जो वीडियो हैं उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लें, जिन लोगों ने हमारे पहले वीडियो देखे नहीं है, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो जो साम्राज्य का आरंभिक काल था वहां पर सेनेट नाम की संस्था रोमन साम्राज्य में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग क्षेत्रों में सेनेट शासन करता था। लेकिन 2700 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन ने इस सेनेट का तख्ता पलट दिया और रोम का साम्राज्य बन बैठा। राजा बन बैठा। रोम का राजा बन बैठा ये ऑक्टेवियन, और इसने अपना नाम बदल के ऑक्टेवियन से ऑगस्टस नाम से रोमन साम्राज्य में शासन किया। यहां तक आपको पहले बता दिया गया है। और ऑगस्टस ने अपने आप को रोम का एक प्रमुख नागरिक कहा, ना कि एक निरंकुश शासक। प्रमुख नागरिक इसलिए कहा क्योंकि सेनेट उसे निरंकुश शासक ना माने। तो इसने अपने को एक प्रमुख नागरिक कहा और अपने साम्राज्य को प्रिंसिपेट उस समय ऑगस्टस ने कहा था। तो ये व्यवस्था चलती रही। सेनेट के लोग, एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, रोमन साम्राज्य में उसमें 3 जो मुख्य खिलाड़ी थे, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है छोटे 2 नंबर का। वो 3 मुख्य खिलाड़ी थे, राजा, सेनेट और सैनिक। और सबसे पहले जो वेतनभोगी सेना थी वो रोमन साम्राज्य में थी। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। तो रोमन साम्राज्य जो था बहुत दूर दूर तक फैला था। राजा ऑगस्टस के बाद और भी जो राजा आए उन्होंने सेनेट को उसी तरीके से रखा, क्योंकि काफी दूर दूर तक ये जो 3 रोमन साम्राज्य था फैला हुआ था। तो इतने दूर दूर तक इस दूर दूर फैले हुए साम्राज्य में शासन करने के लिए राजा को सेनेटरों की आवश्यकता होती थी, जो राजा के लिए स्थानीय प्रशासक, रोमन साम्राज्य के लिए कर, ये 2 चीज लिखा है। तो वो लोग उस स्थान में प्रशासक होते थे और रोमन साम्राज्य के लिए वहां की स्थानीय जनता से कर वसूलते थे। तो ये साम्राज्य का आरंभिक काल था। पहली और दूसरी शताब्दी में जो रोमन साम्राज्य के लिए शांति का काल था, समृद्धि का काल था और आर्थिक विस्तार का काल था। पहली और दूसरी शताब्दी रोमन साम्राज्य में बहुत शांति थी, रोमन साम्राज्य की खूब उन्नति हुई, समृद्धि हुई और इसका खूब आर्थिक विस्तार हुआ। उसके बाद आती है तीसरी शताब्दी। तो तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी का संकट। तो रोमन साम्राज्य के लिए तीसरी शताब्दी में संकट आया। अब ये संकट क्या था? जो इसके प्रतिद्वंदी जो साम्राज्य था, ईरानी साम्राज्य की मैंने बात करी थी। तो ईरानी साम्राज्य का एक वंश है ससानी वंश। इसने अपना जो ताकत थी उस ताकत को बढ़ाई और रोमन साम्राज्य के काफी सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा टॉपिक होने वाला है तीसरी शताब्दी का संकट। तो देर नहीं करते हैं और सीधे बढ़ते हैं अपनी बुक की तरह। वहीं मैं आपको हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी और इसके बारे में समझेंगे भी। तो बात करते हैं कि तीसरी शताब्दी का जो संकट रोमन साम्राज्य में आया, रोमन साम्राज्य में जो संकट था तीसरी शताब्दी का, वो क्या था। मैंने आपको बताया कि ईरानी साम्राज्य में एक वंश, ससानी वंश उस समय उभर रहा था, जिसने रोम के कई क्षेत्रों में अपना कब्जा कर लिया था। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो पहली और दूसरी शताब्दी कुल मिलाकर रोमन साम्राज्य में शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का प्रतीक थी। यानी कि पहली और दूसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य खूब
फला और फूला। लेकिन तीसरी शताब्दी जैसे आई तो यहां पर जो आंतरिक कलह थी, जो तनाव था और जो बाहरी आक्रमण था, वो सब बढ़ गया। आंतरिक तनाव, बाहरी आक्रमण, ये सब बढ़ गया और 230 के दशक में साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता पाया। तो तीसरी शताब्दी में काफी ज्यादा आंतरिक तनाव और 230 के दशक में साम्राज्य ने स्वयं को कई मोर्चों पर जूझता हुआ पाया। यहां पर लिखा है। अब एक मोर्चे क्या थे? एक तो इसकी सीमा में आक्रमण हो रहे थे, दूसरा आंतरिक कलह और थी जिससे रोमन साम्राज्य जूझता हुआ पाया गया। ईरान में 225 ईस्वी के अपेक्षाकृत एक अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया। ये आक्रामक वंश था ससानी साम्राज्य, जिसने रोमन साम्राज्य के कई क्षेत्रों पर आर्थिक मोर्चा जो कहा, कई मोर्चों पर जो जहां पर यह बात हुई वहां पर हमला किया और उन क्षेत्रों को अपने में मिला लिया। इस वंश के लोग स्वयं को ससानी कहते थे, यहां पर किताब में लिखा भी है। और केवल 15 वर्षों के भीतर यह तेजी से फरात दिशा के में फैल गया। जो पहले कभी रोमन साम्राज्य हुआ करता था वहां पर इन्होंने अपना अधिकार, फरात के आसपास के क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था इन ससानी वंश के लोगों ने। 3 भाषाओं में खुद एक प्रसिद्ध शिलालेख में ईरान के शासक सापुर प्रथम ने दावा किया कि उसने 60,000 रोमन साम्राज्य का सफाया करा। उस समय उसने 60,000 रोमन साम्राज्य के सैनिकों का सफाया किया, यानी युद्ध हुआ और ससानी वंश ने वहां पर विजय प्राप्त की और रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटीओक पर भी कब्जा किया। इस बीच कई जर्मन मूल की जनजाति अथवा राज समुदायों, जिसके प्रमुख एल्मनाई, फ्रैंक और गोथ थे, ने राइन और डेन्यू नदी की सीमा की ओर बढ़ना शुरू किया। एक ओर से ससानी वंश ने किया फरात नदी से, दूसरी ओर से जर्मन मूल ने। और 233 से 280 तक समूची अवधि में उन प्रांतों की पूरी सीमा पर बार बार आक्रमण हुए जो काला सागर से लेकर आल्प्स और दक्षिणी जर्मनी तक फैल गए। तो आपने देख लिया होगा कि तीसरी शताब्दी में एक ओर से ससानी और एक ओर से जर्मन वंश के लोग रोमन साम्राज्य की सीमाओं पर बार बार आक्रमण कर रहे थे। 233 से 280 यानी 50 वर्षों के भीतर, 233 से 280, 47 वर्ष करीब। जबकि इस काल के सम्राट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद्ध कर रहे थे। रोमन साम्राज्य के जब इन मोर्चों पर लगातार युद्ध हो रहा था तो शासक भी, सम्राट जो उस समय रोमन साम्राज्य के थे, इनके विरुद्ध लगातार युद्ध करने को मजबूर हो रहे थे, जिससे जो शांति थी, जो प्रथम 2 शताब्दी में शांति और समृद्धि थी, वो कहीं ना कहीं रोमन साम्राज्य में घट गई थी, कम हो गई थी और अशांति रोमन साम्राज्य में फैल गई थी, जिससे रोमवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। रोमवासी विदेशी बर्बर की संज्ञा दी ससानी वंश के लोगों को और जर्मन मूल के लोगों को। तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट, ये 47 वर्षों में 25 सम्राट, यहां पर हमने बात कर दी 47 वर्ष में 25 सम्राट रोमन साम्राज्य में बैठे, जो इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि इस अवधि में साम्राज्य बेहद तनाव की स्थिति में गुजरा। तो ये था तीसरी शताब्दी का संकट। इसके आगे आप लोगों को, जो कक्षा 11 के बच्चे हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे केवल रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी का संकट क्या था इसके बारे में पूछा जाएगा। और आपकी किताब में साफ साफ लिखा है कि आर्थिक मोर्चे पर 2 संकट रोमन साम्राज्य में उस समय आए थे। एक था ससानी वंश की तरफ से, जिन्होंने फरात नदी की ओर से हमला किया और काफी सारे क्षेत्रों पर अपना कब्जा किया। दूसरी ओर आल्प्स नदी और दक्षिणी जर्मनी में जर्मन वंश के लोगों द्वारा। तो उसके प्रश्न को आप लिख लीजिएगा कि रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी का संकट किसे कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरी शताब्दी के संकट के बाद जो हम आगे बात करेंगे, हमने अभी पढ़ा था तीसरी शताब्दी का संकट जो रोमन साम्राज्य में आया था, और ये जो संकट था ससानी साम्राज्य की वजह से था। ससानी साम्राज्य जो उस समय ईरान में था। तो इससे आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है लिंग, साक्षरता एवं संस्कृति। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इतिहास में आप चाहे कक्षा 11 के छात्र हैं
या कक्षा 12 के छात्र हैं, तो जहां पर लिंग की बात आएगी, लिंग में आप देखेंगे जहां पर महिलाओं की स्थिति की बात आएगी, ये आपका हमेशा से आपका इतिहास में पूछा जाता है कि महिलाओं की स्थिति उस समय क्या थी। तो हम बात करेंगे आज केवल लिंग की साक्षरता के बारे में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि रोमन साम्राज्य में जो महिलाएं थीं उनकी उस समय स्थिति कैसी थी, स्थिति दयनीय थी या स्थिति मजबूत थी, अच्छी थी। तो शुरू करते हैं जो हमारी किताब में लिखा है। रोमन समाज की अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि उन दिनों एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। उस समय जो था एकल परिवार था। एकल परिवार आप समझते होंगे कि पिता या उसके माता या भाई बहन उस परिवार में नहीं रहते हैं। एकल परिवार में केवल एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, ये एकल परिवार की विशेषता है। तो जो प्रचलन रोमन साम्राज्य में था उस समय जो प्रचलन था वो एकल परिवार का उस समय प्रचलन था। लोग अपने माता पिताओं को छोड़ के अलग अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस समय रहा करते थे, रोमन साम्राज्य में रहा करते थे। वयस्क पुत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम साझे परिवार में रहते थे। यहाँ पर लिख दिया वयस्क जो पुत्र थे अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे। वयस्क मतलब जो बच्चे उस समय 18 साल के हो गए हैं। 18 साल से ऊपर के जो बच्चे थे वो अपने पिता के परिवारों में उस समय नहीं रहते थे। दूसरी ओर दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोमन साम्राज्य में दास प्रथा अत्यधिक प्रचलित थी। तो दास जो थे उनको अपने परिवारों में उस समय रखा जाता था। सामान्यतः गणतंत्र के परवर्ती काल तक विवाह का रूप ऐसा था कि पति अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी। पत्नी पति को अपनी संपत्ति नहीं देती थी। अब पत्नी को जो संपत्ति प्राप्त होती थी वो कहां से होती थी? उसके माता पिता से जो संपत्ति प्राप्त होती थी वो अपने पति को उस समय की पत्नी हस्तांतरित नहीं किया करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार से वह अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी। जो उसका पैतृक परिवार था वहां पर इस जो महिला थी उसका पूरा अधिकार था। महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चले जाता था। शादी के बाद जो भी दहेज होगा महिला का वो उसके पति के पास चला जाएगा, किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। मान लीजिए कि अगर किसी पिता ने अपनी पुत्री की शादी की और उसका कोई भाई नहीं है, तो पैतृक रूप से जो अधिकारी थी उसकी संपत्ति की वो महिला थी। तो महिला को पैतृक रूप से अपने पिता की संपत्ति उस समय मिलती थी। इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व एवं संचालन के लिए व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे। तो अधिकार किसके ज्यादा थे उस समय? महिलाओं के। रोमन साम्राज्य में महिलाओं के जो अधिकार थे वो व्यापक थे। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था मेसोपोटामिया, वहां पर महिलाओं के अधिकार सीमित थे, लेकिन रोमन साम्राज्य में महिलाओं के जो अधिकार थे वो मेसोपोटामिया के साम्राज्य से अच्छे थे। दूसरे शब्दों में कानून के अनुसार पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं माना जाता था, बल्कि अलग अलग दो वित्तीय हस्ती माना जाता था। डेट मीन्स कि अगर पति के पास जो संपत्ति है उसका मालिक है पति और महिला पत्नी के पास जो संपत्ति है उसका मालिक है पत्नी। दो अलग अलग दोनों के पास अपने अधिकार थे और उस समय तलाक देना अपेक्षाकृत आसान था और इसके लिए पति अथवा पत्नी केवल विवाह भंग करने के इरादे की सूचना देना ही काफी था। तो उस समय जो सीनेट
जो कोर्ट चलती होगी वहां पर केवल महिलाएं सिर्फ सूचनाएं दे देंगी कि मुझे अपने पति के संग नहीं रहना है, या पति सूचना दे देगा कि मुझे अपनी पत्नी के संग नहीं रहना है, तो उनका विवाह जो था तलाक आसानी से हो जाया करता था। आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं। आज तो अगर हम चाहेंगे कि किसी से हमारा तलाक हो तो उसमें काफी लफड़े हैं। दूसरी ओर पुरुष जिस समय विवाह करता था 28 से 29 साल या 30 से 32 साल की आयु में विवाह करते थे, और जो लड़कियों की शादी होती थी वो 16 से 18 वर्ष, वह 22 से 23 साल की आयु में उस समय की जाती थी। इसलिए पति और पत्नी के बीच आयु का अंतराल बना रहता था। तो आप मान लीजिए कि अगर पति 32 साल का है, पत्नी 22 साल की है, तो दोनों के बीच में जो अंतराल होगा वो कम से कम 10 वर्ष का अंतराल होगा, और ये आयु का अंतराल रोमन साम्राज्य में उस समय बना रहता था। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। लिंग के बारे में आज हमने पढ़ा, साक्षरता के बारे में हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।